अब तक आपने देखा कि एंजेला अपनी तस्वीर की हकीकत जानने एक बार फिर महल के अंदर पहुंचती है, जहां पहली बार उसका आमना सामना मार्कस से होता है। इससे पहले कि एंजेला अपने सवाल का जवाब जान पाती, कुछ हिंसक जानवर महल के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, जिनकी वजह से मार्कस एंजेला को लेकर तेजी से गांव की तरफ निकल पड़ता है, जहां मार्कस के लिए फिक्रमंद एंजेला के इस सवाल पर तुम कभी तो इंसान थे। मार्कस मन ही मन कहता है, हाँ, मैं भी कभी इंसान था। अब आगे किसी उड़ते परिंदे सी सोच रखने वाले मार्कस के लिए दुनिया को देखने का अलग ही नजरिया था। उसका मानना था कि जिस तरह खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने वाले परिंदों की कोई सरहद नहीं होती, उसी तरह क्या इंसानों की दुनिया भी बिना किसी सरहद के नहीं हो सकती। क्या हम एक ऐसी दुनिया नहीं बना सकते जहां इंसानों में ना द्वेष हो, ना कोई भेद, जहां संस्कृतियों और विचारों का आपसी आदान प्रदान प्रेम भाव के साथ हो सके। लेकिन उसकी ये सोच राजा हेक्टर और दरबारियों की नजर में महज एक कोरी कल्पना थी। आसमान में उड़ते परिंदे जहां मार्कस के भीतर उम्मीद जगाते, वहीं हेक्टर और दरबारियों की अन्य राज्यों के प्रति घृणा भरी सोच उसे अपने ही विचारों पर शक करने और सोचने पर मजबूर कर देती थी कि क्या सच में इस समाज को प्रेम भाव नहीं चाहिए? क्या वाकई लोग नफरत के माहौल में ही खुश रहते हैं? मार्कस को क्या पता था कि उसकी इस सोच का कदरदान उसे 10 सदियों बाद मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि सैलाब चाहे गमों का हो या खुशी का, अपने साथ कुछ ना कुछ बहा ले जाता है। ऐसा ही एक सैलाब एंजेला के ख्यालों में मार्कस और उस रहस्यमयी तस्वीर के रूप में लगातार बह रहा था। वो ये सोचकर परेशान थी कि जिस मार्कस को लेकर पूरे गांव में एक आदमखोर की किंवदंती जड़ जमा चुकी है, वही मार्कस उसके सामने न सिर्फ एक सच बनकर खड़ा था, बल्कि बिना अपनी परवाह किए उसे जंगल से बचाकर सुरक्षित घर तक छोड़ गया। मगर क्यों? आखिर उस तस्वीर से मेरा क्या नाता है? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे मार्कस से उस तरह डर क्यों नहीं लगा जैसा लगना चाहिए था? इन सारे सवालों की घुटन आखिरकार एंजेला को फिर उसी महल तक खींच लाती है। एंजेला के कदमों की आहट मार्कस पहचान लेता है। इस आहट से मार्कस खुश तो था, मगर जंगल के खतरों को लेकर उसके अंदर एंजेला के लिए चिंता भी थी। इसी चिंता के साथ मार्कस एंजेला के सामने आकर, तुम फिर से यहाँ? तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं है क्या? देखो, मुझे इस जंगल से डर नहीं लगता और तुमसे भी नहीं, लेकिन ये बात मैं खुद नहीं समझ पा रही। ऐसा क्यों? ठीक है, पहले तुम यहीं बैठो, आराम से। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा। महल का आंगन जो सूखे पत्तों और हर कोना मकड़ियों के जालों से पटा पड़ा था, जहां जानवरों के कंकालों के टुकड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे, इन सबको देखकर, वैसे यहां मैं तुम्हारी कोई खातिरदारी तो नहीं कर सकता, लेकिन रुको, मैं कुछ करता हूं। वो उसे उसी कमरे में ले जाता है जो महल में एकमात्र कुछ साफ सुथरी और सुरक्षित जगह थी। कुछ देर बाद वो फल और पानी लेकर लौटता है, लेकिन थकान के चलते तब तक एंजेला गहरी नींद के आगोश में होती है। नींद में डूबी एंजेला का एक हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ ऊपर की ओर सिर की तरफ था, जो उसके बालों की कुछ लटों के साथ जुगलबंदी कर उसके चेहरे पर पर्दा कर रहा था। वहीं दूसरा हाथ उसके सीने और नाभि क्षेत्र के बीच आती जाती सांसों की लहरों के साथ मानो कदम ताल कर रहा था। बेखौफ मासूमियत और मादकता की संतुलित यौवनाकृति बनी एंजेला के चेहरे का तेज और किसी सांचे में ढला उसका यौवन उसे किसी जल परी का पर्याय बना रहा था, जो मार्कस को करीब करीब जड़ कर रहा था। मार्कस की इस जड़ता के मायने सिर्फ और सिर्फ मार्कस ही समझ सकता था। वो इस पल को कहीं कैद कर लेना चाहता था, जो मुमकिन नहीं था। अचानक उसका मन कहता है कि क्यों ना वो एंजेला को अपने दिल की सारी बात कह दे, बता दे कि कब उसने पहली बार उसे देखा था और उस एक झलक के बाद से कैसे वो खुद में युवराज मार्कस को महसूस करने लगा है। एक और सोती हुई एंजेला, वहीं दूसरी ओर दीवार पर लगी तस्वीर। मार्कस के लिए यकीन करना मुश्किल था कि उसकी कल्पना आज सांस लेती हुई उसके सामने है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी तस्वीर के आईने में उसे अपना अक्स दिखाई देता है और उसके कदम रुक जाते हैं। मार्कस का मन पीड़ा से भर जाता है और अंतर मन में सवाल होता है, अब ये कैसा इम्तिहान है? एक तरफ 1000 सालों की तन्हाई के बाद इंसान होने का एहसास और दूसरी तरफ खामोश रहने की मजबूरी।
जिसे तोड़ना शायद अभी मुमकिन नहीं।